हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू स्टडी एटिक। मेरा नाम है तुषार पाठक। आज हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में। हमने अभी तक काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। तो अभी क्या है, आज हमने मराठास के बारे में पढ़ना है। मराठास जो है एक चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए। जब भी आपके प्रीलिम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चंस का रेशो ज़्यादा रहेगा, मतलब अगर वो 15 से 20 क्वेश्चन डालते हैं एक पेपर में हिस्ट्री के, तो उसमें से आप एक या दो क्वेश्चंस इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या है कि अ, इस टॉपिक को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला हाफ जो होता है वो लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी से लेकर टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब, मतलब 1707 तक चलता है। और दूसरा हाफ, उसमें क्या होता है कि पेशवाज के बारे में हम जानेंगे, और जिस समय में मराठा किंगडम की पावर पीक पर थी। इससे पहले कि हम एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में पढ़ें, हम मराठा एम्पायर की हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश करते हैं। मराठा एम्पायर को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट वंश सामने आते हैं, जिसमें एक वंश था छत्रपति का, जिसे हम भोंसले वंश के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा वंश है पेशवाज का, जो कि 1713 से लेकर लगभग 1796 तक चलता है। मतलब 1713 से लेकर 1796 तक चलेगा। हालांकि जो मराठास हैं उनमें और भी वंश थे, लाइक गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, तो एटसेट्रा। बाकी लेकिन हम डिटेल में सिर्फ भोंसले और पेशवा वंश को ही पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने पहले बंगाल को एनेक्स किया, फिर मैसूर स्टेट को एनेक्स किया। तो इसी तरह से एक और बहुत बड़ा और ताकतवर साम्राज्य था, जो कि था मराठा एम्पायर। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य वीक होगा, वैसे वैसे मराठा एम्पायर जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। मराठा का होमलैंड बेसिकली कोंकण और महाराष्ट्र वाला रीजन था। मराठा किंगडम शुरू में राजपूत किंगडम की तरह बहुत बड़ा तो था नहीं। मराठा रीजन हालांकि मुगल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचा रहा। शिवाजी से पहले मराठास ने वेरियस सुल्तान्स और जो किंग्स ऑफ डेक्कन थे उनके अंडर भी सर्विसेज अपनी दी थी, इवन मुगल्स को भी। दे वर एम्प्लॉयड इन द बहामनी किंगडम एंड इट्स सक्सेसर्स। बहामनी किंगडम और उनके जो सक्सेसर थे, लाइक आदिल शाही किंगडम ऑफ बीजापुर और निज़ाम शाही किंगडम ऑफ अहमदनगर, तो इनके पास भी वो सर्विसेज दे चुके थे शिवाजी के आने से पहले तक। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि ये बीजापुर कौन सा एरिया है, अहमदनगर कौन सा एरिया है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी किसी ऐसे जगह का नाम याद करते हैं तो उसको मैप में ज़रूर देखें। इससे आपको रिकॉल करना आसान हो जाएगा और जगह को याद रखना आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि जो बीजापुर एरिया है, आज की डेट में विजयपुरा एरिया है कर्नाटका का, वो एरिया आप ध्यान में रखेंगे। और जो अहमदनगर है, जो निज़ाम शाही किंगडम ऑफ अहमदनगर है, वो पुणे में है, नियर पुणे है महाराष्ट्र में। ठीक है, और साथ में ये है कि इसमें जैसे मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो इसमें आपको अभी इम्पोर्टेंट, मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि क्रोनोलॉजी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा किस टाइम पे कौन सा राजा था, कौन सा उस टाइम पे छत्रपति था, उसके बाद कौन आया। एक इसका आप चार्ट बना लेंगे या मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, वो आप देख लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है उस चीज़ को याद रखेंगे, क्रोनोलॉजी को। इससे आपको याद करना और समझना और भी आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि शिवाजी से पहले के जो भी आपके भोंसले वंश के थे, जो राजा थे, तो वो क्या थे, उन्होंने सर्विसेज दे रखी थी, इवन कि मुगल्स को भी सर्विसेज दे रखी थी। लेकिन शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले, उनके एक गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। वो उन्हें हमेशा कर्म और कर्तव्य की शिक्षा दिया करते थे। गुरु रामदास ने ही उन्हें मराठा को यूनाइट करके रखने की शिक्षा दी और उन्हें अपनी एक अलग मराठा स्टेट बनाने के लिए इंस्पायर भी किया। इस तरह मराठास में पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है अगेंस्ट द मुगल्स। अब शाहजी भोंसले अपने पुत्र शिवाजी के लिए पुणे की जागीर छोड़ जाते हैं और सूबेदार दादाजी कौंडदेव, ये नाम है सूबेदार दादाजी कौंडदेव,
उनसे शिवाजी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। He became Shivaji's guardian in 1637 till 1647। 1637 से लेकर 1647 तक दादाजी कौंडदेव ने उनको एज ए गार्डियन पाला। आफ्टर दैट शिवाजी एज्यूम्ड फुल चार्ज। उसके बाद शिवाजी को पूरा राजपाट संभालना था कौंडदेव जी के बाद। तो मलिक अंबर, ये नाम को भी याद रखना, मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर, वो भी मराठा के साथ दोस्ती और कोऑपरेशन से अपने टैलेंट और रेवेन्यू को बढ़ा लेते हैं और लगभग 25 सालों तक मुगल्स को इनकी तरफ आगे बढ़ने से रोक पाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं छत्रपति या भोंसले वंश के बारे में, जिसे हम शाहजी भोंसले के बाद उनके पुत्र शिवाजी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भोंसले वंश का फ्लो चार्ट याद करना आपके लिए वेरियस इवेंट्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइमलाइन को रिकॉल करने में आपकी हेल्प करेगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जो टाइम था वो 1627 से लेके 1680 तक का मानेंगे हम। इनकी एज जो है वो 1627 में ये जन्मे थे और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले और इनकी माता थी जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी का जो जन्म है 1627 में शिवनेरी नाम की जगह पर हुआ था, याद रखेंगे शिवनेरी को। इनके राजनीतिक गुरु दादाजी कौंडदेव थे और इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास जी थे। अब इनके दो गुरु थे, आध्यात्मिक और राजनीतिक, इसको भी ध्यान में रखेंगे। शिवाजी महाराज का पहला विवाह 1640 में साईबाई के साथ हुआ। हिस्टोरियंस बताते हैं कि इन्होंने 7 विवाह किए थे। हमारे लिए सिर्फ साईबाई को याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी बहुत एफिशिएंट, क्लेवर और इंटेलिजेंट राजा थे। इनके साहस से मुगल्स भी डरा करते थे। शिवाजी ने अपना शुरुआती सैन्य अभियान आदिल शाही किंगडम ऑफ बीजापुर के अगेंस्ट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने आदिल शाही टेरिटरी, जो कि वेस्टर्न कोस्टल एरिया है इंडिया का, तो उसमें एक जगह है, उसका कल्याण एरिया है, उस पर कब्जा जमा लिया था। और तोरण का किला, इसको याद रखना, तोरण के किले को कब्जे में ले लिया था। 1657 से 1660 तक, 1657 से 1660 तक शिवाजी ने आदिल शाही टेरिटरीज पर रिपीटेड अटैक किए और बहुत प्लंडर किया, मतलब उनको बहुत लूटा। अब मैं बोल रहा हूँ आदिल शाही, आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, लेकिन बैकग्राउंड में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आदिल शाही एक शिया मुस्लिम डायनेस्टी थी विच वॉज फाउंडेड बाय यूसुफ आदिल शाह। नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको रिकॉल करने में हेल्प इससे मिलती है तो कर लो, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो यूसुफ आदिल शाह था, वो इस जो सुल्तानेट थी ना बीजापुर की, इसको रूल करता था, जो कि आज भी कर्नाटका में इसी नाम से जाना जाता है। इससे पहले बीजापुर बहमनी सुल्तानेट का प्रोविंस था। इसे हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इस रीजन पर पहले विजयनगर एम्पायर का कंट्रोल था, इससे पहले, बहमनी से पहले। फिर बहमनी का आया, पहले विजयनगर, फिर बहमनी, फिर आदिल शाही, फिर मैसूर का कंट्रोल आया, फिर मराठा का कंट्रोल आया, फिर मुगल का आएगा, फिर ये अंग्रेजों के पास जाएगा। ऐसा होगा, ठीक है। तो 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अब ये नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट किला है ये रायगढ़ का, ठीक है। तो ये उनकी राजधानी थी शिवाजी की। शिवाजी प्रमोटेड मराठी एंड संस्कृत ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। जिस समय शिवाजी ने आदिल शाही किंगडम पर अटैक किया था, उस समय उस किंगडम को लीड करने वाला था मोहम्मद आदिल शाह। उसके मरने के बाद उसकी विडोड क्वीन ने शिवाजी से बदला लेने के लिए 1660 में उसने अपने एक नोबल और जनरल अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ये जरा सुनो इसकी कहानी क्या है। अफजल खान वॉज अराउंड 6.5 फुट टॉल, 6.5 फीट टॉल ही वॉज। तो उसने शिवाजी को सुलह करने के लिए बुलाया और प्रॉमिस किया कि वो शिवाजी को उनकी कुछ टेरिटरीज भी लौटा देगा। तो जब वे दोनों मिले तो शिवाजी जानते थे कि अफजल खान उन्हें मारने की कोशिश करेगा।
जैसे ही वो एक दूसरे को एम्ब्रेस मतलब गले लगने लगते हैं, तो एम्ब्रेस करते हैं, अफजल है वो खंजर निकाल के मारने लगता है शिवाजी को। लेकिन शिवाजी को इसका पहले से पता होने के कारण शिवाजी पहले ही अपना एक क्लॉ से एकदम से अफजल को मार देते हैं रिपीटेड अटैक से। तो मीनवाइल क्या होता है कि अब इस इवेंट से अफजल खान को ऐसे हारता हुआ देख के औरंगजेब ने अपने मामा, उसका एक मामा था शाइस्ता खान, उसको डेक्कन को संभालने के लिए डिप्यूट कर दिया। शाइस्ता खान ने साउथ में बीजापुरीज के साथ मिलकर शिवाजी पर 1660 में एक ज्वाइंट अटैक लॉन्च कर दिया। इन्होंने शिवाजी का अब उनकी टेरिटरी में जीना मुश्किल कर दिया था। 3 साल तक शिवाजी भागते रहे इधर उधर। अब इससे परेशान होकर एक रात शाइस्ता खान के अगेंस्ट शिवाजी ने अटैक कर दिया, जिसमें उन्होंने उसकी 4 उंगलियां काट डाली और उसके बेटे को भी मार डाला। तो ये एक तरह से बड़ा धक्का था मुगल्स के ऊपर। तो जब ये खबर औरंगजेब को मिलती है तो वो इमीडिएटली शाइस्ता खान को वापस बुला देता है और उसे बंगाल भेज देता है, और अपने पुत्र, जो उसका पुत्र था औरंगजेब का मुअज्जम, उसको भेज देता है डेक्कन को रूल करने के लिए। अब शिवाजी अपना अगला स्टेप चलते हैं, जिसमें वो अपने नुकसान की भरपाई के लिए सूरत पर अटैक करते हैं और बहुत बड़ी लूट को अंजाम देते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ लूट, ये सीक्वेंस ऑफ प्लंडर जो वो प्रैक्टिस करते हैं, उस समय उसे हम प्लंडर ऑफ अहमदनगर के नाम से जानते हैं। ये ध्यान में रखना, अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो प्लंडर ऑफ अहमदनगर, इसको याद रखना। 1664 में ये इवेंट हुआ था। अब माना ये जाता है कि उनकी लूट की कीमत उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास थी। हालांकि उस समय में सूरत एरिया में उन्होंने डच और ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट्स को नहीं लूटा, लेकिन उसके अलावा किसी और को छोड़ा भी नहीं। अब 1665 में औरंगजेब शिवाजी को सप्रेस करने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर को परसुएड करते हैं। 1664 में लूट हुई। 1665 में क्या हुआ कि औरंगजेब ने शिवाजी को सप्रेस करने के लिए एक राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर, उनको परसुएड किया, जो शिवाजी को एक ट्रीटी के लिए मनाने में सफल भी रहते हैं। जयसिंह गए शिवाजी के पास उनको मनाने के लिए कि ट्रीटी कर लो औरंगजेब के साथ। अब वो मनाने में सफल रहते हैं। तो उस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1665 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इसको भी नोट कर लो। तो एक सेम इसी नाम की ट्रीटी हम बाद में भी पढ़ेंगे, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे डिस्कस करेंगे, उसमें आपको डिफरेंट उसका एक साइकिल बताऊंगा। तो शिवाजी भी काफी सालों से होमलेस वॉन्डरर की तरह घूम रहे थे इधर उधर। ठीक है, परेशान हो चुके थे, इधर उधर उनको घूमना पड़ता था, क्योंकि उनका भी जीना मुश्किल कर रखा था इन्होंने, मुगल्स ने। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अकॉर्डिंग शिवाजी को अपने पास जो उनके टोटल 35 किले थे, उसमें से 12 किले जो थे अपने पास रखने थे और बाकी मुगल्स को दे देने थे, और उसके साथ कुछ लाख रुपए भी देने थे। तो ये तो ट्रीटी हो गई, किले दे दिए। और इसमें क्या है कि जो रायगढ़ का फोर्ट है वो भी शिवाजी के पास ही रहता है, वो रायगढ़ का फोर्ट नहीं देते किसी को। अब 1666 ईस्वी में 1666 में राजा जय सिंह रिक्वेस्ट करते हैं शिवाजी को औरंगजेब को मिलने के लिए, और वो उनको जो है शिवाजी को आगरा ले जाने में सफल रहते हैं। आगरा में उस समय औरंगजेब था, लेकिन वहाँ पर उनकी जो है शिवाजी की इंसल्ट हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब जो 5000 जात, इसको मैं समझाऊंगा बाद में कि 5000 जात क्या है, उसका मनसब देते हैं शिवाजी को, और उतना ही मनसब जो है शिवाजी के बेटे को भी दिया जाता है। अब ये एक तरह से रैंक के अकॉर्डिंग जो है मनसब दिया जाता है। तो जब बाप और पुत्र को, दोनों को एक ही रैंक पे औरंगजेब ने रख दिया, तो इससे क्या है, शिवाजी को इंसल्ट महसूस हुई और उनका जो है गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया।
और औरंगज़ेब को उन्होंने बुरा-भला बोल दिया। एज़ ए रिज़ल्ट क्या होगा कि शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है और जयपुर के किले में कैद कर दिया जाता है। तब शिवाजी वहाँ से भागने के लिए बीमार होने का नाटक करते हैं और बाद में ये कहते हैं, जब बीमार हो गए, ठीक हो गए, कि उन्होंने अपने ठीक होने की मन्नत मांगी थी और वो ठीक होकर पूरे राज्य में मिठाई बंटवाना चाहते हैं। इस पर मुगल राजी तो हो गए और शिवाजी वहाँ पर अपनी छोटी कद-काठी का फ़ायदा उठाकर एक मिठाई की टोकरी में घुस जाते हैं और वहाँ से जयपुर से निकलने में सफल रहते हैं। अब ये भी माना जाता है कि जिस किले में वो जयपुर में उनको रखा गया था, उस समय वहाँ पे 5000 सैनिक जो थे वो पहरा दे रहे थे। तो वो इतने क्लेवर थे कि उनको वो चकमा देकर निकल पाए। तो उनकी ये जो एस्केप है, ये हिस्ट्री के वेल नोन फैक्ट्स में एक फेमस एस्केप है। अब 1666 में जब शिवाजी वापस दक्कन लौटते हैं, डेक्कन में जब वापस आ जाते हैं, तो वो 2 साल तक कोई भी एग्रेसिव मेजर नहीं लेंगे और सिर्फ अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अब दूसरी तरफ औरंगज़ेब ने शिवाजी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया और मुअज़्ज़म, जो डेक्कन एरिया को रूल कर रहा था मुगल्स की तरफ से, उसने भी शिवाजी के साथ कंसिलिएटरी पॉलिसीज अपनाई। मतलब सुलहनामा होता है कंसिलिएशन, तो वैसी पॉलिसी अपनाई कि सुलह करके आपस में सही से रहना, तमीज़ से। तो उसके बाद क्या होता है कि औरंगज़ेब शिवाजी को राजा का टाइटल भी कन्फर कर देता है और शिवाजी के पुत्र संभाजी को बेराड़ में जागीर और एक मनसब दे देता है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि संभाजी को बेराड़ का एरिया जागीर में मिला और संभाजी कौन थे? शिवाजी के पुत्र थे। अब ये जो कंसिलिएशन थी, इसके बाद भी औरंगज़ेब बेराड़ पर अटैक कर देता है, जिसके जवाब में शिवाजी भी सूरत उस समय मुगल टेरिटरी थी डेक्कन में, उस पर दोबारा लूट मचा देंगे। फिर 1674 का टाइम आ जाएगा। तो शिवाजी को उस समय खुद को छत्रपति घोषित उस टाइम वो खुद को छत्रपति घोषित कर देंगे और खुद को एक टाइटल देते हैं, वो हैंदव धर्मोद्धारक, मतलब हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला। ये टाइटल खुद को 1674 में छत्रपति घोषित करने के बाद खुद को ये टाइटल दे देंगे। अब खुद को हिंदू रीति रिवाजों से छत्रपति घोषित करने के लिए शिवाजी काशी से पंडित गंगा भट्ट को बुलाते हैं रायगढ़, जहां उनकी ये सेरेमनी होनी थी, कोरोनेशन। अब काशी से किसी को बुलाने के पीछे एक कारण था जी। औरंगज़ेब ने ये घोषणा करवा रखी थी कि जो भी ब्राह्मण शिवाजी की कोरोनेशन के लिए जाएगा तो उसे वो छोड़ेगा नहीं। अब क्योंकि काशी उस समय मुगल्स के अंडर था, तो शिवाजी ने औरंगज़ेब को नीचा दिखाने के लिए वहां से पंडित गंगा भट्ट को ही बुलाया। शिवाजी की लाइफ के आखिरी साल जो थे वो ट्रेजिक थे थोड़े। अब ये ट्रेजिक क्यों थे? क्योंकि उनके पुत्र संभाजी अपनी पत्नी येसुबाई के साथ डेक्कन मुगल गवर्नर दिलेर खान को 1678 में 1678 में ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि एक साल बाद ही मराठा डोमिनियन में वो लौट आते हैं संभाजी, लेकिन इस एक साल के दौरान मुगल शिवाजी की नाक में दम कर देते हैं और इतना प्रेशर उन पे एग्जर्ट करते हैं कि उनकी हेल्थ खराब हो जाती है और वो उभर नहीं पाते इससे, और 1680 में 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये थी कि ब्रीफ हिस्ट्री शिवाजी के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ हमें शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना पड़ेगा। तो शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन में कौन उनके मंत्रालय में थे, उनका मंत्रालय कैसे था और वो काम कैसे करते थे, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ एक जो हैं इसमें आपको मैं मिनिस्टर्स बताऊंगा, ठीक है, और वो जो हैं आपसे वो पूछ लेंगे कि ये मिनिस्टर का क्या काम होता था। तो इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि शिवाजी की सभा में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, जैसे हमारी पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, वैसे उनके पास भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जिसे हम अष्ट प्रधान कहते थे। अष्ट प्रधान, ईच मिनिस्टर वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू शिवाजी।
शिवाजी ने अपनी टेरिटरी को 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था, जिसमें हर प्रोविंस को संभालने के लिए एक वायसराय था। हर प्रोविंस प्रांतों में आगे डिवाइडेड था और हर प्रांत फर्दर परगनाज में सब डिवाइडेड था। जो लोएस्ट यूनिट थी इस डिवीजन की वो विलेज होती थी और जिसे हेड करने के लिए किसे अपॉइंट किया जाता था? पटेल। मतलब पटेल जो थे वो लोएस्ट यूनिट जो थी एक इस टेरिटोरियल डिवीजन की, इसको विलेज कहते हैं, उसको पटेल जो थे वो रूल करते थे, वो डील करते थे उससे। तो मिनिस्टर्स जो थे शिवाजी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उनमें कौन कौन थे? तो इसको आप लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। एक तो थे पेशवा। ये वो व्यक्ति होता था जो नॉलेजेबल भी हो, स्ट्रांग भी हो और टैक्टिकल भी हो। इनिशियली ये जस्ट फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को डील करते थे। बाद में यही जो हैं पेशवा, ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे पहुंचेंगे। और वैसे बेसिकली हम अगर शॉर्ट में समझें कि पेशवा का क्या काम था, तो ये हेड होते थे सिविल और मिलिट्री मैटर्स के। दूसरा मिनिस्टर कौन से होते थे? सर ई नौबत, या फिर हम कहेंगे सेनापति। सेनापति कौन है? आपके मिलिट्री कमांडर। तीसरे कौन है? अमत्या। अमत्या को और क्या बोलते हैं? मजूमदार। इनका क्या काम था? रेवेन्यू और अकाउंट से रिलेटेड था। अगले मिनिस्टर कौन है? वाक्यानवीज। वाक्यानवीज कौन थे? उनको हम बोलते थे मंत्री। उनका काम क्या होता था? होम अफेयर्स, कोस्ट और इंटेलिजेंस। मतलब गुप्तचर रखने, उनकी इंटेलिजेंस को देखना कि कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, फिर कहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए वाक्यनवीज होते थे। फिर अगले मिनिस्टर होते थे सुरनवीज। उनको हम सचिव भी बोलते हैं। उनका क्या काम था? वो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के हेड थे। और अगले मिनिस्टर हैं सुमंत। उनको हम दाबिर, DABIR, दाबिर भी बोलते हैं। और वो होते थे, जो सुमंत थे वो होते थे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अगले थे न्यायाधीश। मतलब आपको पता है जस्टिस से रिलेटेड काम करेंगे, जजमेंट्स देंगे। फिर पंडित राव होते थे अगले मिनिस्टर। पंडित राव को हम सदर भी बोल देते हैं। तो उनके तो रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के काम थे। अब ये जो थे पंडित राव और ये जो आपके न्यायाधीश होते थे, इनको छोड़ के जब भी कहीं वॉर पे राजा ने जाना होता था तो वो सभी जाते थे, सारे मिनिस्टर्स वॉर पे डिप्लॉयड होते थे। लेकिन न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़ छोड़ के सभी होते थे, लेकिन न्यायाधीश और पंडित राव नहीं होते थे वहाँ पे, वॉर में इनको इन्वॉल्व नहीं करते थे। अब ये हर जो एक मिनिस्टर है इसको 8 असिस्टेंट्स या क्लर्क ऐसे असिस्ट करते थे। तो जिनमें पहले को हम जो इनका असिस्टेंट था उसको कहते हैं दीवान, वो इनका मेन सेक्रेटरी होता था। दूसरा होता था मजूमदार। वो कौन होता था? वो होता था ऑडिटर और अकाउंटेंट। ठीक है। तीसरा होता था फडनवीस। ये क्या होता था? ये डेप्यूटी ऑडिटर होता था। ये मेन काम इसका ये होता था कि जो दूसरे कमांडर्स थे किसी कई फोर्ट्स के, उनको रिस्पॉन्ड करना। अगला था इनके अंडर असिस्टेंट सबनिस, या फिर हम उसको बोलते थे दफ्तरदार। वो क्या करता था? वो था ऑफिस का इंचार्ज। वो सभी टाइप्स के अकाउंट की डिटेल्स को मैनेज करता था, रखता था अपने पास संभाल के। फिर होते थे अगले असिस्टेंट कारखानीस। तो ये क्या थे? दे यूज टू टेक केयर ऑफ ग्रेन स्टोर एंड अदर सप्लाई। मतलब भंडार जो हैं वो भरे रहने चाहिए, ये कौन देखता था? कारखानी देखते थे। फिर अगले थे इसके अंदर चिटनिस। चिटनिस का काम क्या था? वो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क थे, मतलब हेड क्लर्क थे। फिर अगले थे इनके अंदर जामदार। जामदार का क्या काम था? ट्रेजरर होते थे, वो खजांची। अगले होते थे पॉटनीस। वो कौन होते थे? वो कैशियर होते थे। दे टुक केयर ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द रॉयल ट्रेजरी। ऑल राइट। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो शिवाजी के दौरान रेवेन्यू सिस्टम वैसा ही बेस्ड था जैसा मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर के टाइम पे था। दोनों आपस में दोस्त थे और एक दूसरे की मतलब ऐसे टैक्टिक्स में, और ये जो थे जो रेवेन्यू अफेयर्स थे इनमें इनकी जो पॉलिसीज थी वो एक जैसी होती थी। तो 3 तरह के लैंड्स कंसिडर किए जाते थे किसी टेरिटरी में। तो एक होता था पैडी फील्ड्स, हिली ट्रैक्स और गार्डन लैंड्स। उस समय के शिवाजी के
रेवेन्यू ऑफिसर्स को कारकुन्स कहा जाता था, वाइल जो गांव के क्लर्क और रिकॉर्ड कीपर्स थे उन्हें कुलकर्णी कहते थे। दो तरह के टैक्स उन टेरिटरी से वसूले जाते थे जो मराठा किंगडम के आसपास हों या फिर जिन्हें लड़ाई में हराया गया हो मराठाओं द्वारा। वे दो टैक्सेस कौन से थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे तो कुछ ना कुछ मतलब आपको चाहे कहीं भी पूछ लेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ क्या होता था, वो होता था 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन ऑर्डर टू अवॉइड रेड्स बाय मराठा, कि वो दोबारा रेड ना करे, इसके लिए चौथ 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू आपको मराठाओं को देना पड़ता था। और सरदेशमुखी क्या था, सरदेशमुखी चौथ के ऊपर जो 10% सरचार्ज होता था, ये स्पेशली उन टेरिटरीज पे लगाते थे कि जो हेरिडिटरी होती थी, ठीक है। तो ये सरदेशमुखी होता था, 10% सरचार्ज ओवर द चौथ। ये हमने पढ़ा है शिवाजी के बारे में, लेकिन हमारे लिए शिवाजी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये एक अलग लेक्चर बनाया है। बाकी के लेक्चर में हम संभाजी राजा राम बाकियों को जो थे ये जो भोसले डायनेस्टी है इनके राजाओं को उसमें कंप्लीट कर लेंगे। साथ में एक मराठाओं की उस टाइम की हिस्ट्री और उनके कंटेम्प्रेरी पीरियड में क्या चल रहा था उसको भी देख लेंगे। उसके बाद आएंगे पेशवास, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।